अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। NA 249 का ज़िमनी इंतखाब उस पर इस वक्त बहुत बात हो रही है। एक ऐसा हल्का जहां से तकरीबन हर जमात ने अपने तौर पर इलेक्शन लड़ा, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल ने मैदान मार लिया। चंद 100 वोटों के फर्क के साथ मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, जो कि साबिक वज़ीर खजाना भी हैं, वो दूसरे नंबर पर है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये सीट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की छोड़ी हुई थी, जबकि 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी यहां से सिर्फ 7000 के लगभग ही वोट हासिल कर पाई थी। पीपल्स पार्टी इसे अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कामयाबी करार दे रही है और बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर कोई धांधली के सबूत हैं जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं तो सामने लाए जाए। तारीखी कामयाबी इस बाई इलेक्शन में दिलवा के एक बार फिर ये साबित कर लिया है कि पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं है, पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ है, पाकिस्तान के अवाम ऑपोजिशन के साथ खड़ी है। और कराची के अवाम ने साफ पैगाम भेजा है इस कठपुतली नालायक नाअहल हुकूमत को कि ये सिलेक्टेड हुकूमत कराची के अवाम ने रिजेक्ट कर लिया है। अब आप शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब RO ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे, और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्जाम लगाएंगे। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखे तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की, कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है, और अब वो किसको लेक्चर देंगे? बाकी सभी जमातें जो इस इंतखाब में थी धांधली के इल्जामात लगा रही हैं। इनमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर 2018 के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर जलसे भी करती रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने इल्जाम लगाया कि ये इलेक्शन चोरी किया गया है और वो इसे वापस लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात दोहराई कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उसके हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं, जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाक सरजमीन पार्टी की भी कुछ ऐसी ही शिकायत है। जब हम रिजल्ट देख रहे हैं तो वो रिजल्ट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े बड़े वोट से जीत रही है। मुझे नहीं पता इन्होंने कौन से निज़ाम को इलेक्शन कमीशन में खरीदा, किसको इन्होंने कितना पैसा दिया, किसको इन्होंने क्या क्या ऑफर्स दी। सो मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का भी ऑडिट कराया जाए। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी देखा जाए कि कितनी जायदादें उनकी बन रही हैं, कितना पैसा उनके पास है, कहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनके भी फैमिली मेंबर्स के बैंक अकाउंट चेक कराए जाएं। 5:30-6 बजे जब से अनाउंस होना शुरू किया, आप सब चैनल्स ने रिपोर्ट किया कि हम जीत रहे थे, और फिर जाके ब्रेक्स लगी हैं, रिजल्ट डिले होना शुरू हुए हैं। सारी हारी हुई पार्टियां भी DRO के ऑफिस पहुंची हुई हैं और जाकर इलेक्शन के रिजल्ट को चेंज करवाने और उसको चुराने के लिए अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। मैं पाकिस्तान की आवाम को और खास तौर पर NA 249 की आवाम को कहना चाहता हूं कि हम ये मैंडेट बिल्कुल चोरी नहीं होने देंगे। क्या ये ज़िमनी इंतखाब शफाफ हुआ है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन ये जो नतायज हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी परेशानी ज़रूर है। हुक्मरान जमात नतायज के बाद अब आज तो इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज ट्वीट भी की, लेकिन तहरीक इंसाफ की इस इंतखाब में जो कारकर्दगी है वो एक बड़ा सवालिया निशान है। ये तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई नशिस्त थी जो फैसल वाडा के सेनेटर बन जाने से खाली हुई। 2018 में PTI ने इस हल्के से 36,000 से ज्यादा वोट लिए थे, लेकिन इस मरतबा सिर्फ 7,000 के लगभग जो है वो वोट मिले। कराची ने PTI को मैंडेट दिया था। सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, वफाकी वज़रा जिनमें अली जैदी शामिल है, फैसल वाडा बड़े आम सेनेटर हैं, उनका ताल्लुक भी जो है वो इस शहर से। लेकिन इसके बावजूद इस कदर कम वोटों की वजह ऐसे हल्के से जो सीट उनकी जीती हुई थी क्या है? कुछ ऐसे ही हाल हुकूमती इत्तेहादी MQM का भी है जो 5वें नंबर पर है, उसे सिर्फ 7,500 वोट मिले हैं। क्या वाकई तहरीक इंसाफ कराची से मैंडेट खो चुकी है? और PTI की जो ज़िमनी इंतखाबात में परफॉर्मेंस है वो भी बड़ी परेशान कुन रही है। नौशहरा, वजीराबाद, डस्का में इलेक्शन में हार हुई, जबकि सिर्फ एक कुर्रम का जो ज़िमनी इंतखाब था वो हालिया होने वाला, वो ये जमात जीत पाई है। ज़िमनी इंतखाबात में इन पे दर पे नाकामियों की वजह क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ करा देता हूँ।
सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अंदलीब अब्बास साहबा जो है वो हमें ज्वाइन करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अंदलीब साहबा थैंक यू सो मच आपके वक्त का। और शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं डॉक्टर साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ कर ले तो पहले ज़रा जी क्या ये इंतखाब शफाफ हुआ है या नहीं, पहले इन इल्ज़ामात पर जो है वो बात हो जाए। आप तो पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक चला रहे थे, जलसे कर रहे थे 2018 के इंतखाबात में धांधली के हवाले से। अभी क्या हुआ सर कि उन्हीं पर जो है वो कल रात जो है वो आपके इल्ज़ामात हैं, आज भी सारा दिन के धांधली करने वाले ये लोग हैं। देखिए बड़ी ये आप थोड़ी सी आवाज़ ज़रा बेहतर कर लीजिए। देखिए बात ये है जी कि हम पहले भी ये कह रहे थे और पीपल्स पार्टी ने भी कई मरतबा ये कहा कि अगर हम मिल के एक मूवमेंट चला रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक सियासी जमात हैं। और बेशुमार मौके ऐसे आएंगे जिनमें से एक ये था कि जब इलेक्शन होंगे तो हमारे कैंडिडेट से एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, और वही हुआ। इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, ये है बुनियादी नुक्ता। अब कल आपने देखा टेलीविज़न पे, आप ही लोगों ने क्लिप चलाए, बेशुमार टेलीविज़न पे चले कि एक फ़ाइल बाहर से आई प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए, और फाइल के अंदर वो पकड़ी गई और उसके अंदर वो क्या पड़े हुए थे, कुछ पैसे पड़े हुए थे एक लिफाफे के अंदर। तो वो काफ़ी देर तक चलता रहा मामला। फिर आपने वो फॉर्म देखा होगा, एक 45 यानी फॉर्म 45 जो है वो उस इलाके के इलेक्शन का नतीजा होता है, उस नतीजे का फॉर्म होता है कि 2 बजे दोपहर के वो फॉर्म ऑलरेडी साइन करवा के रखा गया था, वो भी आप दिखाते रहे सारा दिन टेलीविज़न पे। यानी एक तरफ पैसे आ रहे हैं प्रिजाइडिंग अफसर के लिए, दूसरी तरफ फॉर्म 45 साइन हुआ पड़ा है 2 बजे ही, इलेक्शन ख़त्म होना है 5 बजे। तीसरे, ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये कुल मिला के 2 से 3 मुरब्बा मील की कॉन्स्टिट्यूंसी है, दैट्स इट। ये कुल कॉन्स्टिट्यूंसी की जो जोग्राफिया है वो 2 से 3 मुरब्बा मील है। और वहाँ से जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, जो आरओ साहब का दफ्तर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की ड्राइव है, और किसी भी जगह से 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं है। 5 बजे इलेक्शन हुआ, 4:30 बजे सुबह इलेक्शन यहाँ पे कराची के जो औकात हैं उसमें सहरी से को 15 मिनट 20 मिनट पहले इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए। तो ये आप बताइए मुझे कि जिस जगह पे कुल मिला के 40-50 हज़ार वोट पड़े हों, 40-50 हज़ार वोट का मतलब ये है कि अगर आप कुल कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखें तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में औसतन डॉक्टर साहब जो डस्का था, सॉरी जो मेरी जरा गुजारिश जरा सुने ना सर, जरा गुजारिश जरा सुने ना, डस्का था तो आपने मैं चाय पीता हूँ आप। अच्छा जी, मैं सवाल भी जरा साथ सुन लें, जरा मेरी गुजारिश भी, और उसका भी जवाब दे दें। डस्का में तो आपने कहा पोलिंग एजेंट्स जो है वो नहीं मिले, धुंध की वजह से गुम हो गए थे, जो फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ने उनकी जियो टैगिंग कराई या जो भी मामला जो है वो पता चला। फिर वहाँ पर कुछ टर्न आउट्स का इशू था। आज ये बिलावल भुट्टो ने भी बार बार सवाल पूछा कि सबूत क्या है आपके पास कि आप ये जो है वो कह रहे हैं कि ये धांधली है। आपने ये 3-4 चीज़ें लिस्ट तो की हैं कि थोड़ी ताख़ीर हुई है, लेकिन क्या इसके अलावा भी है कुछ और, या फिर यू थिंक कि यहाँ से ही जो है वो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस इतना है कि ये पता चलता है कि इस इलेक्शन में कुछ ना कुछ हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको जो 2 चीज़ें बताई हैं जो हमने आपसे आपके टेलीविजन स्क्रीन से देखी, वो ये था कि फाइल के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर को पैसे जा रहे हैं। अब ये अगर चले तो धांधली नहीं मानते हम, लेकिन चले छोड़ दें, हम कहते हैं ये धांधली नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन 5 बजे ख़त्म होना है उसका नतीजा पहले से साइन करवा के रखा हुआ है 2 बजे। चले मान लें ये, वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो रूस की सीक्रेट एजेंसी है, एक दिन अखबार में क्लिपिंग चली कि उसके दफ्तर के ऊपर, KGB के दफ्तर के ऊपर कल रात डाका पड़ा और आने वाले 10 साल के इलेक्शन का रिजल्ट चोरी करके ले गए वो। तो ये कोई KGB के दफ्तर की तरह के इलेक्शन हो रहे हैं कि 2 बजे पहले से ही साइन करवा के कागजात रखे हुए कि आने वाले जो 5 बजे इलेक्शन खत्म होना है उसके रिजल्ट पे साइन हो गए। ये देखिए स्पेसिफिक इरेगुलरिटीज है। फिर दूसरी बात ये कि अभी एक तंजीम ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बोला कि जो फॉर्म 45 यानी हर पोलिंग स्टेशन के नतीजा जो है जो हमारे पास मौजूद हैं, जो वहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर जिनका इजरा करते हैं, अगर उनको आप काउंट कर लें तो वो ऑलरेडी जो फाइनल रिजल्ट है हमारा उससे ज़्यादा तो हमारे पास हैं। ये 230 या 235 पोलिंग स्टेशंस में हमारे वोट ऑलरेडी ज़्यादा हैं उस टोटल से जो बाद में अनाउंस हुआ।
मैं ये जानता हूं कि तकरीबन 100-150 के करीब कम से कम ऐसे फॉर्म 45 हैं जो बगैर सिग्नेचर के दिए गए हैं। ये प्रिजाइडिंग अफसर की पॉइंट बीइंग के फॉर्म्स का मसला है सर। अब देखें, मैं डॉक्टर साहब आप ही कह रहे हैं, एक तो डिले है, आप दो जो बेसिक पॉइंट्स है, और शैला साहबा से मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। शैला साहबा आप जरा इनको एड्रेस करें, आप क्योंकि खुद भी वहां पर है, बड़ा क्लोजली आपने भी इस इलेक्शन को देखा है डॉक्टर साहब की तरह। एक तो ये जो डिले वाला इशू है, ये कल बड़ी इससे कंफ्यूजन जो है वो रही है कि ये डिले जो है वो इस कदर क्यों है, बार बार इस पर जो है वो सवालात उठते हैं। और दूसरा ये जो इरेगुलरिटीज फाइल वाला इशू हो, नतीजा कहीं पर जो है वो कहीं पहले आपने फॉर्म जो है वो देख लिया, फिर फॉर्म 45 पे रिजल्ट टैली नहीं करे, इन सबको जरा थोड़ा एड्रेस करें। ये क्यों इरेगुलरिटीज है, धांधली है, ये क्या है? सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी और वो ये कि पीपल्स पार्टी के तमाम जालों को जहाँ भी ये पता मुबारक हो। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, अच्छा शैला साहिबा की आवाज नहीं आ रही। अच्छा शैला साहिबा सुन रहे हैं? अच्छा शैला साहिबा बड़ी माजरत, मैं जरा आता हूँ आपकी तरफ तो को थोड़ा आपके कनेक्शन का इशू है, उसको जरा फिक्स कर लें, फिर आप जरा तसल्ली के साथ जो है वो जवाब दीजिएगा। अंदलीब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ इस इलेक्शन में? शुक्रिया रहमान। आई थिंक हमारी जो सीट थी बिल्कुल हमने हारी, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। और ये सीट इसके अंदर जो एक तो 2-3 रीजंस हैं जो अभी तो इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, ये मेरे अपना थोड़ा एनालिसिस जो उससे पहले हालात थे वो थे। टर्न आउट लो हुआ और हमारा वोटर जो है वो नहीं निकला, और उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि जो MPA था हमारा, जो इस नेशनल असेंबली की सीट के नीचे जो वो PS 116 थी, मलिक शहजाद अवान, आपको पता है, वो उससे पहले टीवी पे भी आए और उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं करूंगा वोट इनके लिए और ये नहीं जीतेंगे, और ही वांटेड टू स्टैंड फॉर इट, और उनके अपने रीजंस थे, और कुछ और लोगों को भी वो कह रहे थे कि जी इनके बजाय ये होना चाहिए। फिर बातचीत हुई तो वो ऑब्वियसली फिर वो उन्होंने मीडिया पे जाना छोड़ दिया, लेकिन एक पूरी 116 का जो मेरा ख्याल है जिस तरह से वहाँ जिस तरह से पार्टी पे वोट निकलना चाहिए था वो नहीं निकला, बिकॉज आपने देखा ही है कि उससे पहले जितने भी सर्वेज आए, चाहे गैलप आया चाहे इप्सॉस आया, उसमें PTI जो थी वो लीड कर रही थी। मैं मतलब एक एनालिसिस दे रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले रही हूँ कि जो भी था हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो पार्टी की सिलेक्शन हुई और जो हमने 35,000 से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, 7,000 पे आ जाना। हाँ, एक तो वो पूरा जैसे मैंने कहा एक पूरी PP आपकी वो थी, दूसरा टर्नआउट लो था, तीसरा हमने अपना एक यूथ का वर्कर कैंडिडेट खड़ा किया था, क्योंकि हमारी एक पॉलिसी है कि हम बाई इलेक्शंस में अपने दूसरे लोगों को चांस देते हैं। अगर आपको याद होगा तो इसी तरह ये ISF के ही सारे लड़के हैं, स्टूडेंट लीडर्स हैं। अपना जो मुराद सईद था वो शुरू में KP का स्टूडेंट लीडर था, अब माशाल्लाह वो बन गया है मिनिस्टर। फारूक हबीब जो था वो पंजाब का स्टूडेंट लीडर था, उसने हारा एक इलेक्शन, इसी तरह एक इलेक्शन हारा था, लेकिन फिर वो जीत के अब वो मिनिस्टर बन गया। और इसी तरह औरंगजेब आलमगीर जो था, जो जिसने बाई इलेक्शन किया था 243 का, आपको याद होगा, ये कराची से, और वो जीत के MNA आ गया, वो कराची का था ISF का लीडर। ये हमारा जो था लड़का, ये भी यूथ का बड़ा टैलेंटेड था, लेकिन चूंकि हैवी वेट्स आगे विद लॉट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज थे, मंदू खेल साहब ने जिस तरह पैसा लगाया, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब ने पैसा लगाया, और चूंकि उसको एक पूरी PP से सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो मेरा ख्याल है कि वो बेचारा इस तरह से हमारा कैंडिडेट, लेकिन हम चांस देना चाहते थे उसको, रिस्क था। कराची में अंदलीब साहब, वैसे ना मैं देखिए कराची के आपके बहुत सारे MNAs को हम भी जानते हैं, वो कराची में जो आपके MNAs जो आए हैं वो सारे आपके इसी तरह से को बहुत ज्यादा कुछ जाने माने नाम नहीं थे, या उनको आप बहुत ज्यादा कोई बहुत वेल टू डू लोग नहीं कह सकते। मैं 2018 के इलेक्शन की बात करूं, ये आपको भी पता है कि कराची से आपके जो है वो चंद एक को निकाल के
जो बाकी जो आपके एमएनएज हैं वो बिल्कुल जो है वो पहली दफा उन्होंने से कई इलेक्शन लड़ा, उनको वोट बड़ा ठीक ठाक पड़ा। तो यहाँ पर जो है वो वोट कहाँ गया कर जो आपका वोटर है? नहीं, उसके दो रीजंस मैंने आपको बताई। एक तो ऑब्वियसली पिछले जो 2018 में अली जैदी था अगेंस्ट मिफ्ता इस्माइल, एंड अली जैदी एक चूंकि 5-6 साल से वैसे ही हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लोग उसको जानते थे। एंड अली जैदी हमारी पार्टी से शुरू में है, उसने कैंपेन लड़ा, वो जनरल इलेक्शंस थे। ये जो हमारा बच्चा था ये मेरा ख्याल है इसको और मैं तो यही कहूंगी कि इसको और चांसेस देने चाहिए। फरूक हबीब का एग्जांपल दूंगी कि फिर उसने राना सनाउल्लाह को हराया एंड में और वहां से जीत के अब फरूक ने आबिद शेर अली को हराया, हमें इसको फरूक ने आबिद शेर अली को हराया जी, हाँ वो राना सनाउल्लाह नीचे एमपी आबिद शेर अली को हराया था। हाँ आबिद शेर अली को। अच्छा शैला साहबा साथ हैं अभी? आबिद शेर अली को जी, शैला साहबा जी मैं सुन रही हूँ। शैला साहबा हैं साथ? जी शैला साहबा जी बताइए। अब मेरा ख्याल है को थोड़े एतराज़ात तो दोनों सुन लिए। अंदलीब साहबा ने जो बात की, आप ऐसे पीटीआई की शिकस्त भी कह रही हैं, और दूसरा जो आपके जो है वो साथी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, उनकी पार्टी के जो गिले शिकवे हैं। मैं समझ कि अगर कोई ये बात कर रहा है कि रिजल्ट में देर हुई तो जितनी इन्हें तशवीश थी इतनी हमें भी है, हमें भी थी, हम भी परेशान थे। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो ये तक लिख दिया था वर्कर्स ने कि पीएसएफ के लोग वहां पहुंचना शुरू करो और रिजल्ट में देर हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जितने भी रिजल्ट सईद गनी साहब जो कि हमारे कराची के सदर भी हैं, जितना भी रिजल्ट उसने शेयर किया है फॉर्म 45 के साथ शेयर किया है, और मैं अगर कोई देर से पहुंचा इलेक्शन ऑफिस या इलेक्शन कमीशन पूछे, अगर कोई फाइल किसी को नजर आई वो इलेक्शन कमीशन पूछे। मैं कैसे कह दूं कि अगर वो फाइल थी और उसमें पैसे थे तो किसने रखे? हम भी पूछ सकते हैं ये पैसे किसने रखे। और देखिए नून लीग के जो बात है मैं उसको ये करूंगी कि मिफ्ता इस्माइल इनके कैंडिडेट थे, उन्होंने बहुत कैंपेन चलाई, सोफिया तक उसमें मिफ्ता इस्माइल की कैंडी तक उन्होंने बांटी, सब कुछ था। लेकिन कादिर मंदुखेल जो है उन्होंने फैसल गाउडा का केस लड़ा। लोगों का एक ये ख्याल था क्योंकि हम ग्राउंड वर्कर हैं तो लोगों की ये एक सोच थी कि अगर जीत जाएंगे तो वो कभी हल्के में नहीं आएंगे, मंदुखेल उनके साथ खड़ा रहेगा। पहले भी जब ये हमारे पास सीट थी अमीर हैदर कादरी साहब ने जीती थी, वो डस्का वाले कंपैरिजन जो है वो शैला साहब देखिए सवाल जो है ना वो इसलिए उठ रहा है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है और वो डस्का में जो कुछ हुआ वो उन्होंने पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन का मामला उन पर बात आई, तो यहाँ पर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी वजह से ये कंपैरिजन भी डस्का वाला दिया जा रहा है और फिर सवाल भी आप लोगों से जो वो पूछे जा रहे हैं। क्या हमारी किसी स्टेशन पर किसी पार्टी से लड़ाई हुई? क्या कोई किसी पार्टी की लड़ाई हुई? क्या ड्यूरिंग द इलेक्शन में ये शिकायत थी कि क्या इनके पोलिंग एजेंट को किसी ने निकाला? क्या कोई मर्डर हुआ अमंग द पार्टी? नहीं हुआ। तो मैं ये समझती हूँ ये बातें समझनी चाहिए कि हमने और दूसरों में क्या डिफरेंस था। जहाँ तक पीटीआई की बात है तो पीटीआई में अपने ही बंदे पे डिवीजन भी थी और पीटीआई की क्रेडिबिलिटी का ये हाल है कि वज़ीर दाखिला से लेके वज़ीर आज़म से लेके जिस जमात को इन्होंने कलअदम किया उस जमात को वोट पड़े बहुत ज्यादा, इनसे ज्यादा, यानी आवाम उसको तो जी बहुत वोट पड़े हैं, इनको पसंद ही नहीं किया जा रहा, इनकी किसी बात को माना ही नहीं जा रहा। जहाँ तक नून लीग की बात है मैं ये पीटीआई वाला सवाल पूछ रहे हैं कि पीटीआई के साथ जो है वो क्या हुआ है। मैं अभी एक ब्रेक पे चला जाता हूँ, आपका हम कोशिश करते हैं कि ये कभी जो है वो इसको ठीक करें, आपको वीडियो पर लें और ताकि आपकी बात जो है वो ज़रा सही तरह से सुने। मैं ज़रा आ रहा हूँ डॉक्टर साहब और अंदलीब साहब, इस ब्रेक के बाद आते हैं, ज़रा गुफ्तगू जारी रखते हैं सिलेक्शन पर। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद।
कराची का जो ज़िमनी इंतखाब है ने 249 का, क्या इंतखाब शफाफ हुआ, और कराची का मैंडेट जो PTI के पास था उसका क्या हुआ? दो इशूज़ पर जो वो बात हो रही है। डॉक्टर साहब, ये आज गवर्नमेंट ने बड़ा जोर रखा इस बात पर कि आप जो है वो दोबारा इंतखाबी इस्लाहात की तरफ आ जाएं। आप मेरा ख्याल है अब ये 2 हलकों को लेकर आप लोगों का जो इशू है वो धांधली वाला, डस्का वाला और फिर अब वाला, उनका आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से भी कुछ बात हुई है। कोई वज़ीर आज़म ने हिदायत जो है वो ज़राए का कहना है कि वो दी हैं कि 6 महीने में इसको फाइनल करें। आपको बैठ नहीं जाना चाहिए? ये जो हर इलेक्शन के अंदर हम देख रहे हैं, ये किस्सा ख़त्म हो, ये क्यों हो रहा है? देखिए, अगर हुकूमत रवैया तब्दील करेगी तो सब लोग बैठ जाएंगे, लेकिन अगर हुकूमत जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रही है, अगर यही गुफ्तगू जारी रहेगी और NRO का इल्ज़ाम लगाती रहेगी, तो फिर आप बताइए कौन बैठेगा? आपने अभी देखा कोरोना के ऊपर स्पीकर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई, दोपहर को मीटिंग थी तो सुबह वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर कर दी कि ये NRO मांगने आ रहे हैं। तो भाई, अगर किसी को फिर NRO नहीं चाहिए तो उसको हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत जो इंतकामी कार्रवाई कर रही है, जिसके ऊपर बड़ी लंबी बहस हो सकती है, अब एक तरफ से आप जब कोई बात करना चाहें, कोई किसी चीज़ पे, पॉलिसी इशू पे गुफ्तगू करना चाहें, तो चोर चोर चोर, ये चोर, इसका वालिद चोर, उसकी बहन चोर, उसका इतनी ज़्यादा शोर मच जाता है कि आप कहते हैं अच्छा यार चलें, आपकी मर्जी, आप ना करें बात, इस पे क्या बात की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत हकीकत में ये बड़ी स्पेसिफिक ऑफर्स हैं, ये जो आज फवाद चौधरी ने बात नहीं की आपकी बात ठीक है, बड़ी स्पेसिफिक ऑफर्स आप कर रहे हैं कि हमारे साथ बैठ जाएं, बात नहीं। देखिए, आप मुझे बताइए, इससे पहले जो चीज़ें हुई हैं वो क्या स्पेसिफिक चीज़ों पे नहीं थी? जब वज़ीर जो हैं बाहर निकल के 4-4, 5-5 वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एक सीक्वेंस में, एक दिन में 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, NRO मांग लिया, NRO मांग लिया। तो आप मुझे बताइए कि कौन गुफ्तगू करेगा हुकूमत से, जब हुकूमत एक तरह से, मैं समझता हूँ कि डिसेप्शन, मैं अब डिसेप्शन कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड अभी कोई रवैया बदला हुआ नहीं लग रहा आपको इनका, लेकिन जी मुझे नहीं पता अब ये दर पे नहीं बदला। मेरे ख्याल में जी ये जो 9 ज़िमनी या जितने भी इंतखाबात हुए हैं उसके जो नताइज सामने आए, इस तरह के 4-5 ज़रा और हो जाएं तो तमाम रवैये बदल जाएंगे। तो और जो सवाल आप पूछ रहे हैं वही फंडामेंटल सवाल है कि देखिए मैं इस वजह से, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखें यहाँ पे जो मैं यहाँ पर आया, मैं जानता हूँ इस इलाके को जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, ये टूटी हुई बस्तियाँ हैं, ये कच्ची बस्तियाँ भी नहीं हैं, यहाँ पे पानी नहीं आता है, यहाँ पे यानी सड़कें टूटी हुई हैं, इतनी बदहाली है कि मैं आपको बताने से कासिर हूँ। अब अगर वज़ीर जो हैं पानी के, वो लोगों के घर तक पानी ना पहुँचा सकें, और पानी हो, मैं इस वजह से कहता हूँ पानी हो कि ये गरीब लोग, ये हकीकतन बड़े गरीब लोग हैं, ये 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार रुपया महीने का खर्चते हैं पानी लाने के लिए। अगर पानी ना हो तो उन्हें ना मिले, वो छोड़ जाएं ये बस्ती, मगर पानी तो है, मिलता नहीं है। पानी है 6-7 हज़ार रुपए में मिलता है, यानी अमीर तरीन जो लोग हैं पाकिस्तान के, जो बाकी मुल्क में रह रहे हैं, वो मुफ्त पानी लेते हैं। ज़रा उनका पानी का बिल देखें, यानी आपके इलाके में, मेरे इलाके में, जहाँ पे मुतवसत तबका रहता है या उमरा रहते हैं, वहाँ पे पानी मुफ्त मिलता है। और ये गरीब तरीन लोग जो हैं, ये 6 से 7 हज़ार, जिनकी कुल आमदन 30 हज़ार है, वो 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार रुपया पानी का खर्चते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग रिटेलिएट कर रहे हैं, लोगों को तवक्कात हैं, वो तवक्का जो है वो पूरी नहीं हो रही है, तो लोग वोट के जरिए रिएक्ट कर रहे हैं। मैं दो बातें आपसे कहूंगा, मुझे पता है मैंने वक्त लिया, जरा 2 मिनट दीजिए। एक सेकंड दीजिए, एक ये कि मैं एक स्पेसिफिक हल्के की बात, जी मैं माफी चाहता हूँ, एक स्पेसिफिक हल्के के अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब के वोट, ये इतिहाद टाउन का एक पोलिंग स्टेशन है जिसका नाम है इतिहाद स्कूल। इस इतिहाद स्कूल के अंदर मिफ्ता इस्माइल के वोट एक और साहब इस्माइल जो हैं उनके नाम पे डाल दिए गए। आप मुझे बताइए, जिस इलेक्शन के अंदर वोट गिनने के बाद ब्लेटेंटली वो वोट उठा के मिफ्ता इस्माइल के बजाय मोहम्मद इस्माइल या जो भी उन साहब का नाम था उनके नाम पे डाल दिए जाएं और इजरा कर दिया जाए फॉर्म 45 का, आप मुझे बताइए वहां पे धांधली हुई है या नहीं? यानी फाइल को छोड़ दें,
और मैं वाकई ये शैला सही कह रही हैं कि ये जो कराची वाला इशू है डॉक्टर साहब, एक और बात नहीं आखिरी बात कर लेने, मुख्तसर कर लें, एक आखिरी बात जी मुख्तसर करूंगा। ये आप जरा कल अपनी जो एक्सप्रेस की है वो जरा इलेक्शन रिजल्ट्स दिखा दें। 11 बजे तक पूरे पाकिस्तान ने इलेक्शन रिजल्ट्स दिखाए कि मिफ्ता इस्माइल 3000 वोटों से जीत रहे हैं 11 बजे तक, यानी 3 स्क्वायर मील से कम का इलाका है। 15 मिनट में 250 वोट काउंट करना है एक पोलिंग स्टेशन पे। 250 वोट आपके प्रोग्राम में 250 वोट 250 दफा गिना जा सकता है 1 घंटे में। और 11 बजे तक मिफ्ता 3000 से जीत रहा है और उसके बाद जैसे ही लोग सोए हैं और उठे हैं, चलिए आपके उस पर एतराज आते हैं। बट दिलीप साहब, ये मुझे कराची वाला देखें, अब इसमें जो लार्जर इशू है वो तो कराची है। डॉक्टर साहब, पीटीआई क्यों नहीं कुछ कर सकी कराची के लिए? ये मसले मसाइल कराची के आपको मैंडेट मिला, आपको हल करने थे, कुछ क्या किया आपने? क्यों अगर नहीं कर सके तो क्यों नहीं कर सके कराची के लिए कुछ? इसमें 2 चीज़ें हैं रहमान। पहली बात तो मैं इनकी बात को कहूँगी कि जी अगर हर इलेक्शन में ये बात होती है, जो जीत जाता है वो कहता है कि बहुत फेयर था, जो हारता है वो कहता है कि सब धांधली थी, आरोज ने ये किया, वो गायब हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो इसका वाहिद हल एक ही है कि इस किस्म के इसमें रिफॉर्म्स लाएं जहां ह्यूमन एलिमेंट, जैसे कि बाहर के मुल्कों में है, जैसे कि अमेरिका में है, इंडिया में है, कि मिनिमम फिर चूंकि एविडेंस नहीं होता तो जब धांधली का शोर होता है वो खुद ब खुद अदालतें कहती हैं कि जी ये दिस डजंट साउंड। ट्रंप ने बहुत कहा धांधली हुई, लेकिन वो चूंकि वहाँ ह्यूमन एलिमेंट कम था तो वो नहीं, उसको ये बात चाहिए। इसी तरह अगर हम, और ये हम अब नहीं, हम 2012 में भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर हम 2013 में 14 में खैबर पख्तूनख्वा हमने मॉक वहाँ किया और रिजेंट किया इनको जब रिफॉर्म्स हो रहे थे, तब भी रिजेक्ट हुआ। वो कंटिन्यू रही ये बातें, ये कंटिन्यू रही बातें और ये 10-20 साल कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि आप जो दुनिया के अंदर मॉडर्न सिस्टम है उसकी अडेप्टेशन, उसकी एडजस्टमेंट टू द लोकल एनवायरनमेंट करके उसको नहीं लाएंगे। जहाँ तक इनका कहने का ताल्लुक है कि जी इनकी लैंग्वेज कैसी है, मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री में एक मिसाल सेट हुई है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर को आके कहा कि मैं तुम्हें जूता मारूंगा, और बाहर आके फिर बड़े फखर से कहा है कि मैं दोबारा करूंगा, ये मैं माफी नहीं मांगता। और ये वही स्पीकर है जिसने नेशनल असेंबली, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर है जिसने नेशनल असेंबली में खड़े होकर फैसल वाडा के बाप को गाली निकाली थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, वो एक्सपंज हो गया लेकिन सबको पता है, आपने दिखाया भी था। तो जब ये इस किस्म की एक एक्स प्राइम मिनिस्टर स्पीकर को और सबको और फिर जस्टिफाई करते हैं कि जी हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अयाज सादिक का तो मशहूर है, 5 साल उसने माइक ही नहीं दिया था शेख रशीद को। खुर्शीद शाह की स्पीच ही नहीं टेलीवाइज होने दी थी लाइव एज एन ऑपोजिशन लीडर। तो जो उन्होंने काम किए हुए हैं वो सबको पता है, लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं होती। हाँ, अगर ये पॉलिटिकल रेटोरिक है और आपके दिल में वाकई ये है कि नहीं, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, हम जीते ना जीते, आगे आने वाली जनरेशन से इससे बेनिफिट करें, हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स बैठ के कड़वे मुंह से कर लेते हैं क्योंकि हमारी पार्टी में बेनिफिट होगी, आगे लोग, तो फिर तो बैठना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको एक्सक्यूज बना के, मगर इसका एंड क्या है ये देखे ना, याद इसका जो एंड है आपको, ये एक जिमनी इलेक्शन है। पहले भी हमने ऑफर किया, हाँ, ये एक जिमनी इलेक्शन है, जो जनरल इलेक्शन है 2023 का या जब भी होता है तो कंट्रोवर्सी देखिए, तो उसमें यही कंट्रोवर्सी रहेगी। अच्छा, मुझे एक जरा ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक के बाद जरा इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं कि धांधली के इल्जाम पर इसको किया क्या जा सकता है। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कराची के ज़िमनी इंतखाब पर बात हो रही है। शैला रज़ा साहब, ये जो अब सवालात जो उठ रहे हैं, जो इल्ज़ामात हैं, वैसे आपने तो इलेक्शन जीत लिया, बाकी 5 जमातें जो हैं वो इल्ज़ामात लगा रही हैं, तो इलेक्शन ऐसे ही होने चाहिए जैसे होते हैं या फिर कुछ बदलना चाहिए? मैं सबसे पहले तो जरा मुसद्दिक साहब की बात का जवाब दे दूं। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पोलिंग एजेंट कहीं से भगाया नहीं गया। क्या आपका पोलिंग एजेंट नहीं था जब किसी इस्माइल को ये नंबर शिफ्ट किए गए, या ये कि हम आपसे ये कह देते हैं कि री काउंटिंग करा ले और जो भी इस किस्म का मसला है उसको देखने को तैयार है
और इसके अलावा ये मैं जरूर कहूंगी कि आपका जो ये बयानिया था कि इस्तीफे देने हैं, पार्टी छोड़नी है, ये अवाम में पसंद नहीं था। खुद आपकी पार्टी में भी मुतनाज़ा था। फिर ऐन मौके पे मरियम साहिबा ने कहा कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि पार्टी ना गिराएं और इन्हें वो ना करें। तो ये जो एक तजाद आया है ना बयानिए में, इससे आपकी पार्टी की सियासत को नुकसान पहुंचा है। हम पहले दिन से इसी बात पे थे और हमने अक्सर ये पूछा कि अगर इस्तीफे देने हैं तो आप लोग इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो। तो ये मतलब ये वो मैं ना एक ग्राउंड वर्कर हूँ। तो आप ये कह रही हैं कि नून लीग को मसला उसके बयानिए की वजह से वोट नहीं मिला नून लीग को? दूसरे ये कि लोगों का एक माइंडसेट होता है कि यहाँ पे ये हुकूमत है, ठीक है, एक बल्दियाती ये एक जो ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें लोग ये समझते हैं कि ठीक है अब यहाँ पे इन्हीं की हुकूमत है, इनको चांस दे के देखते, तो ये होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे कैंपेन बहुत अच्छी की, नो डाउट कि मैं बिल्कुल मैंने पहले, क्योंकि मेरी आवाज़ भी नहीं जा रही थी और मुझे नहीं मालूम कि मेरी बात रिपीट होगी या नहीं, 21 मार्च को हमने वो PS 99 में पख्तून अमायदीन की शिरकत कराई थी और बहुत बड़ी तादाद शिरकत हुई थी वोटर्स के साथ। वो सारे लोगों ने इधर काम किया क्योंकि ये एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, यहाँ पे पख्तून भी हैं, आवाम भी हैं, मुख्तलिफ लोग हैं। तो ये हुआ और हमारी पता ये भी है कि जहाँ से मुत्तहदा हमेशा जीत जाती थी, हमने वो हल्के भी जीते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि पहले ये सीट अमीर हैदर काज़मी साहब के पास थी जो 88 के इलेक्शन में जो है हेल्थ मिनिस्टर बने थे। उसके बाद सभी को पता है कि मुत्तहदा क्या करती रही और क्या हुआ। तो ठीक है, मैं समझती हूँ कि नून लीग को हक है। तो आप ये कह रहे हैं 2-3 फैक्टर्स हो गए, आपने काम किया, फिर आपने कैंपेन चलाई, आपकी अपनी हुकूमत भी है। दिलीप साहबा, पीपल्स पार्टी सीटें निकाल रही है, नून लीग सीटें जो है वो निकाल लेती है, वजीराबाद हो, डस्का हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई जो है वो मकबूलियत इस कदर कम हो चुकी है कि ये जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, एक कुर्रम का आपने जीता है, लेकिन उसके अलावा ये नौशहरा, डस्का, वजीराबाद, सिंध में सेनेट इंतखाबात से पहले कुछ सूबाई असम्बलियों के इंतखाब हुए, वहाँ पे पीपल्स पार्टी जीती। और ये भी क्या ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो वोटर्स का अदम एतमाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? देखिए, जहाँ तक तो अपनी सीटों का होता है ना, ये वाली अपनी सीट थी, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और एक वो हमारी जो नौशहरा वाली थी, और दोनों में वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी खामी है कि हमारे आपस में लोगों में क्लैश हो गया और उन्होंने आपस में ही वोट डालने दिए। वो हमारी प्रॉब्लम है, वी नीड टू सॉल्व इट आउट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। लेकिन जो डस्के में और जो वजीराबाद में और बाकी इलेक्शंस हैं, उसमें तो हमने डबल किया अपने वोट, वो हमारी सीटें नहीं थी। आप वजीराबाद में देखें, हमने 22,000 वोट ज़्यादा लिए 2018 से। उसके बाद आप ये देखें, डस्के में तकरीबन 40,000 वोट ज़्यादा लिए हमने, हमारा 60,000 वोट था और 94,000 पे हम चले गए। तो ये कहना कि जी ये नहीं है, हाँ, इलेक्शन प्रोसेस को मैं बिल्कुल, हम शुरू से कह रहे हैं, सेनेट के उससे भी पहले कह रहे हैं, कभी भी सिटिंग गवर्नमेंट ये नहीं कहती, लेकिन हम कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि हारने वाला भी माने और जीतने वाला भी माने। मैं वो ठीक है, वो आपके वो इस्लाहत वाली, बट ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये एक पैटर्न बन गया गवर्नमेंट के साथ, एक गवर्नमेंट बाई इलेक्शंस जो है वो हारती जा रही है। और आप वो देखें, आपने तो वोट लिए, आप कह रहे हैं, ठीक कह रही हैं, आपने ज्यादा वोट ले लिए, लेकिन उन्होंने तो आपसे भी ज्यादा वोट लिए ना। हाँ जी, नहीं, लेकिन मैं आपको वोट बैंक का बता रही हूँ ना कि ये आप देखें कि जो इससे पहले मैंने तो नहीं दिखाया, आपने ही दिखाए थे, वो जो गैलप का और इप्सॉस का और उसका पल्स का था, उसमें सब में पार्टी वोट बैंक ज्यादा था, लेकिन लोग नहीं निकले। मैंने वजह आपको बताई, 119 जो था हमारा अपना एमपीए था, वो ही वांटेड टू टेक द टिकट, और उसने आपके प्रोग्रामों में आके बड़ा खुल्लम खुल्ला कहा कि ये इलेक्शन मैं नहीं जीतने दूंगा, ये जो भी था उसका। हम ऑब्वियसली वो पैसिफाई हुआ, लेकिन उसने उस तरह से काम नहीं किया क्योंकि एक पूरी उसके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। लेकिन वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उससे इन चीज़ों को डील करना चाहिए। लार्जर इशू जो है वो ये है कि वो वक्त आना चाहिए जब हम हार जाएं और हम कहें कि जी सब कुछ फेयर था, वी हैव लॉस्ट फेयरली, और उसके लिए हमारी लेजिस्लेटिव, क्योंकि हम सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारी लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसा प्रोसेस लेके
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, बहस समेटनी है। डॉक्टर साहब, ये इलेक्शन क्या बस इसी तरह से फिर होते रहेंगे? यही शोर शराबा होगा हर इलेक्शन के बाद, हर ज़िमनी इंतखाब के बाद? मैं ज़रा शोर शराबे में इजाफा कर दूं। मुझे अभी इत्तला मिली है कि जो फॉर्म 45 इशू किए गए हैं उनके अंदर से तकरीबन 30% ऐसे हैं जिनका टोटल ही नहीं किया गया, ताकि अगर जमा तफरीक के अंदर बाद में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आसानी से हो जाए। तो भाई अगर इस तरह के इलेक्शन होंगे तो आवाज़ें तो उठेंगी। तो अगर डस्का की तरह धुंध छा जाएगी, या जैसे मैंने आपको बताया मिफ्ता इस्माइल के वोट इस्माइल को पड़ जाएंगे, और तो फिर ये सवालात तो हम बेचारों को उठाने ही पड़ेंगे ना। फिर किसी को तो ये बोझ उठाना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये बात ठीक है कि अगर बैठकर बात करनी है तो मैं समझता हूँ हुकूमती रवैये तब्दील हुए बगैर ये बात नहीं हो सकती। मेरा ये ज़ाती ख्याल है। और अगर इन्होंने शाहिद खाकान और उसके लिए आप ही कह रहे हैं कि 2-4 और इलेक्शन होने चाहिए? नहीं, 2-4 काफ़ी हो गए हैं। और भी जगहों से कुछ फैसले भी ऐसे आ रहे हैं, कुछ इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं कि होपफुली हुकूमत बैठ जाएगी किसी दिन बात करने। वरना तो कश्मीर की जंग भी लड़ जाए तो आजम कहते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद ही जाके बात कर लें, मेरे बात करने की क्या जरूरत है। और इंटरनली ये बात इनकी मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने अदवार में जो भी रिफॉर्म्स किए हैं, ये काम है असेंबली का। और काश के PMLN जो है, जिसका ज्यादा जोर था इलेक्शन के मसाइल पे 4 हल्कों से शुरू होकर, वो कुछ किसी बात पे, किसी चीज पे एक लेजिस्लेशन की कोशिश कर लेते, चोर डाकू से निकल आते, तो अब तक काफी काम हो चुका होता। और हमने हमेशा कहा कि भाई जब भी आप ये आप नून लीग को कह रही है?